जनरल बात करूँ तो सबकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। कुछ बिल्कुल, कुछ इमोशनल्स बिल्कुल, होते हैं, बिल्कुल। कुछ कुछ फाइनेंशियल्स होते हैं, फैमिली रिलेटेड होते हैं। मेरे केस में शायद एक इमोशनल एक टर्निंग पॉइंट आया मेरे पास। हेलो गाइस, वेलकम टू चैंपियन स्पीक, जहां हम लाते हैं आपके लिए टॉपर्स फ्रॉम द गेट एंड ईएससी, पीएसयूज एंड मेनी अदर डिफरेंट बैकग्राउंड्स। आज हमारे साथ है अमन मिश्रा। ही इज फ्रॉम आईपी, करेंटली वर्किंग इन द सीपीआरआई, which is a lab under the Ministry of Power. He is working as an engineering officer in the quality, and he also got an AIR of 17, but not directly. First of all, he got an AIR of 612 in GATE 2016, and then improve करते finally he got an AIR of 17. तो जानेंगे किस तरह से उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया, क्या स्टेप्स उन्होंने लिए, जो कि आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उनसे जानेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब ही क्यों, वाई नॉट पीएसयू, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। उनसे जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें, मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं गेट एग्जाम के दौरान, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो काफ़ी कुछ है आज के इस इंटरव्यू सेशन में। सो वेलकम अमन, वेलकम टू द चैंपियन स्पीक। सो अमन, होता है हर सक्सेस स्टोरी में ना एक टर्निंग पॉइंट होता है ना। लाइक कई बार हम मैच देखते हैं ना, तो मैच में भी देखते हैं कि सामने वाली टीम जीत रही है, अचानक एक विकेट गिरती है और पूरा मैच हमारी तरफ टर्न हो जाता है। सो आपने लगातार 4 बार गेट दिया और अच्छा खासा रैंक अब आपका आया है, एक अच्छी जगह जॉब कर रहे हो। सो आप क्या मानते हो कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था? सर, अगर मैं जनरल बात करूँ तो सबकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। कुछ बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, इमोशनल्स होते हैं, बिल्कुल। कुछ कुछ फाइनेंशियल्स होते हैं, फैमिली रिलेटेड होते हैं। मेरे केस में शायद एक इमोशनल एक टर्निंग पॉइंट आया मेरे पास। ओके। मैं पीएचडी के साथ साथ अपना गेट का एग्ज़ाम भी दे रहा था। और अगर आप डायरेक्ट बीटेक से पीएचडी में आते हो तो एक चीज़ और आपको आती है कि आपको कोर्स वर्क्स डबल करने पड़ते हैं, हाँ, क्योंकि सही बात आपको है। एमटेक के कोर्स वर्क भी पीएचडी में ठीक करने करने पड़ेंगे, क्योंकि पड़ेगी। आपने वो पहले नहीं करे हुए। तो हम्म। थोड़ा कोर्स वर्क की वजह से आपको टाइम कम मिलता है, क्योंकि आपको पहले तो अपना प्रोजेक्ट भी देखना है, कोर्स वर्क भी कॉलेज के देखने हैं, और उन सब से टाइम निकाल के गेट का भी प्रिपरेशन देखना है। तो एक 2018 और 19 के प्रिपरेशंस मेरे उतने फुल फ्लेज्ड नहीं हो पाए थे जितना मैं चाह रहा था। बट क्योंकि मैं टाइम देता रहा तो इसलिए थोड़ा इम्प्रूवमेंट मुझे आया। 18 में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया, 200 रैंक के सपोज। 19 में फिर वापस 198 रैंक आया, 200 रैंक का अगेन डिफरेंस आया। बट एक टाइम आया कि वन ऑफ माई सीनियर्स ओनली, उन्होंने, और वो मेरे बहुत खास सीनियर हैं, तो उन्होंने ऐसी बातों बातं में मुझे बोला कि जिस हिसाब से तेरा ये प्रोग्रेशन है, ये 200 200 200, तो तू 6 साल में तो तू रैंक ले ही आएगा। तो ये भले ही उन्होंने बहुत मजाक में बोला, बट वो कहीं ना कहीं एक ईगो टच कर गया कि ये सच में ये इनका फैक्ट है या फिर ये मेरे तरफ से सच में कुछ गलती हो रही है। तो वो 2019 से 2020 के बीच में जो टाइम आया, शायद उसमें टाइम ने भी मुझे थोड़ा सपोर्ट किया। और ये फैक्ट है कि आप हार्ड वर्क करते जाएं, 100% जो सक्सेस है ना वो अश्योर्ड नहीं है जब तक आपको वो 1-2% का लक साथ नहीं देगा। सही बात है। तो वो लक मुझे साथ दिया क्योंकि मेरा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम खत्म हो गया था नवंबर में। तो मुझे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने खाली मिल गए ओके। मेरे 2020 के प्रिपरेशन के लिए। ओके। तो वो 3 महीने मैंने लगा दिए। तो वो जो वो ईगो था वो कंबाइन कर गया इस 3 महीने का, जो लक फैक्टर मुझे मिला, ये खाली 3 महीने का टाइम। तो इस वजह से ये शायद मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा जो मुझे 198 से सीधे 17 रैंक तक लेके आया। ग्रेट। सो गाइस, आपको भी अपनी लाइफ में ऐसे कई सारे इंस्टेंस मिलते होंगे जहाँ पर शायद आपके अपने, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, हो सकता है काफ़ी कुछ आपको बोलते हो, है ना। तो ऐसे टाइम पे उन सब चीज़ों को आप 2 वे से ले सकते हो। यू कैन टेक देम इन ए नेगेटिव वे और यू कैन टेक देम इन ए पॉजिटिव वे। अमन ने उन चीज़ों को पॉजिटिव वे में लिया और आज आपके सामने है, देखो एक सक्सेस स्टोरी है। तो आप भी अगर उन चीज़ों को एक पॉजिटिव ईगो पर लो और अपने ऊपर मेहनत करो, काम करो, तो जैसा कि अमन ने बताया, लक भी आपका साथ देता है ना। कि किस तरह से इनका एग्जाम कॉम्प्री खत्म हुआ नवंबर में, 3 महीने पूरे फ्री मिले। सो एक लक फैक्टर, टाइम फैक्टर, इन्हें सब कुछ मिला। तो सब चीज़ें इनकी हेल्प करती है ना। अगर आप अपने ऊपर काम करते हो और उन चीज़ों से मोटिवेट होके आगे लाइफ में कुछ करने की सोचते हो तो। सो कभी भी किसी चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं लेना यार।
पॉजिटिव वे में लेना है, अपने ऊपर काम करना है और आप देखना कि हर कोई आपका साथ देने लगेगा अल्टीमेटली। सो अमन, आप जैसे कि आपने बताया आप आईपी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो, हाँ तो वहाँ पे प्लेसमेंट का भी सिनेरियो ठीक रहता है ना? सो ऐसे टाइम में गेट ही देना है ना? मतलब क्या किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप पीएचडी में जाना चाहते थे, इस चीज़ ने इंस्पायर किया या कुछ और गोल था आपका? मतलब क्या चीज़ थी वो जिसकी वजह से आपने गेट की प्रिपरेशन की? करेक्ट। व्हाट इंस्पायर्स यू टू गिव गेट? सो सर, रिसर्च ओरिएंटेशन मेरा थर्ड ईयर में ही मैंने फिगर आउट कर लिया था Okay. कि मुझे केमिकल इंजीनियरिंग पसंद है। हम्म कोचिंग ज्वाइन जब करी, तो उसके बाद जब टेक्निकल चीज़ें और समझ आई तो और इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो ओरिएंटेशन था पीएचडी की तरफ, बट प्लेसमेंट, क्योंकि अब हम कॉलेज में जाते हैं, प्लेसमेंट वाला एक अलग सा एक एटमॉस्फेयर रहता है, तो हम सबको एक्सपीरियंस करने का मन करता है। तो हमने भी ट्राई किया और प्लेसमेंट में मुझे एक कंपनी में रिक्रूटमेंट भी आया। बट व्हाट आई बिलीव इज़ कि हम बहुत जल्दी कभी कभी कुछ डिसीजंस ले लेते हैं, और ये बहुत बच्चों के साथ मेरे ख्याल से होता होगा कि कॉलेज में कैंपस में एक रिक्रूटमेंट मिलती है तो हम बहुत जल्दी उसको ग्रैब कर लेते हैं। एक एंग्जाइटी रहती है कि कॉलेज के बाद जॉब करना है और फिनेंशियली कुछ अर्न करना है। हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए। हमें अपना एक थ्रेशोल्ड जो है बहुत जल्दी क्रिएट नहीं कर लेना चाहिए, हमें अपने आप को टाइम देना चाहिए। तो कॉलेज के प्लेसमेंट्स केमिकल इंजीनियरिंग में, इवन टॉकिंग अबाउट माय कैंपस, होते हैं बट उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि गेट के थ्रू एक पीएसयूज में होते हैं। जो हमारे पास पर्क्स मिलते हैं पीएसयूज में, जो सैलरी पैकेज होता है, वो उसमें बहुत फ़र्क है एक प्राइवेट कंपनी में और एक पीएसयूज में। तो अकॉर्डिंग व्हाट आई बिलीव इज़ कि लिमिट करना इतने जल्दी स्टेज पे इज़ नॉट एट ऑल अ गुड ऑप्शन। आपको एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। तो गेट्स के थ्रू पीएसयूज में जाना इज़ अ वेरी गुड, इज़ अ फार बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू प्लेसमेंट्स। इफ़ अगर आपको कोई आपकी एक ड्रीम कंपनी है, उसमें आपको एक ड्रीम जॉब अगर फॉर्चुनेटली मिल गई, तो दैट इज़ ऑल इन ऑल अ डिफरेंट सिनेरियो। उसके अलावा आपको कॉम्प्रोमाइज़ इतनी जल्दी स्टेज पे नहीं करना चाहिए। तो आई बिलीव गेट के थ्रू पीएसयू इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन एज कम्पेयर टू कॉलेज प्लेसमेंट्स। ग्रेट। सो गाइज, मेक योर वर्थ, अपनी वर्थ आपको बनानी पड़ती है एंड वो आप ही को डिसाइड करना है कि कैंपस प्लेसमेंट में बैठ रहे हो, सो जो कंपनी आ रही है क्या पैकेज आपको देगी, कितना पर मंथ आपको देने वाली है, क्या वही आपकी वर्थ है, या फिर आप मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो, गेट की प्रिपरेशन करते हो और बाद में आप अपनी वर्थ को डबल या ट्रिपल बनाते हो। जैसा अमन ने बोला कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है यार, ये कोई एज नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली। लोग तो 60 में आके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते अपने करियर के साथ। सो आप 21 में या 2 में कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो? सो प्लेसमेंट की तैयारी करो, बिल्कुल करो, बट गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करके अपने लिए एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो। और जब आपके पास एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी और उनमें से चूज करना होगा ना, सो दैट वुड बी अ वेरी गुड चैलेंज टू हैव। सम चैलेंजेस आर गुड, सम आर बैड, बट हैविंग मोर देन वन अपॉर्चुनिटी इज ए वेरी गुड चैलेंज। ग्रेट। सो अमन, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने इतनी बार गेट दिया है ना, तो आप ये बता सकते हो बहुत अच्छे से, यू आर द बेस्ट कैंडिडेट, कि क्या मिस्टेक्स जनरली बच्चे करते हैं और क्या कौन कौन से मिस्टेक है जिन्हें नहीं करना चाहिए? बिकॉज आपने भी 4 बार गेट दे के खुद को इम्प्रूव किया है, तो कुछ मिस्टेक्स आपने शुरू में की होगी जिसे आपने बाद में इम्प्रूव किया। तो क्या मिस्टेक्स बच्चों को ध्यान में रखनी चाहिए वाइल गिविंग द गेट एग्जाम? तो सर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से है वो है हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ इन दोज 3 आवर्स। मेरे ख्याल से प्रिपरेशन हर दूसरा बंदा एक तरह से ही करता है। कोचिंग में ज्वाइन अगर आप कर रहे हैं या फिर आप खुद से भी प्रिपेयर कर रहे हैं, सेम टेक्स्ट बुक्स हैं, सेम लॉजिक है, सेम फार्मूलाज हैं, तो चीज़ें सब सेम पढ़ रहे हैं, बस एप्लीकेबिलिटी का फ़र्क आता है। एंड हाउ यू कंडक्ट, हाउ यू मैनेज योर सेल्फ इन दोज 3 आवर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तो ये चीज़ है जो रैंक डिसाइड करती है, और दूसरा है रिविज़न। रिवीजन को बहुत बच्चे कभी कभी इग्नोर कर देते हैं या फिर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। सिलेबस ख़त्म करते करते दिसंबर आ जाता है, दिसंबर के बाद थोड़ा बहुत टेस्ट सीरीज़ करते करते जनवरी बीत जाता है, और कुछ टाइम में गेट का एग्ज़ाम आ जाता है। तो रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप एग्ज़ाम में जो लिखेंगे उसका वो फ़र्क इतना ही आएगा कितना आप रिटेन कर रहे हैं। बच्चे 1-1 साल 2-2 साल पढ़ते हैं गेट के एग्ज़ाम के लिए, बट रैंक नहीं आती है
क्योंकि वो रिटेन शायद उतना नहीं कर पाए, तो और रिटेंशन के लिए रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से रिविजन एंड टाइम मैनेजमेंट इन दोज 3 hours इज प्रीटी इंपॉर्टेंट। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, दैट इज द की टू सक्सेस इन द गेट एग्जाम। बहुत कुछ नया नहीं करना है, बट जिसे कर लिया उसे रिटेन रखना है, और रिटेन रखने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवीजन रिवीजन रिवीजन। एंड जैसे मैंने बताया हाउ यू मैनेज दोज 3 hours इन द गेट एग्जाम, तो उसकी भी जो है स्ट्रेटेजी वगैरह हम अमन से पूछेंगे कि उस 3 घंटे में गेट एग्जाम में किस तरह से आपने गेट का पेपर अटेम्प्ट किया। तो अगर मैं अपना जर्नी के बारे में देखूं, 2017 से 2020 में मैंने शायद 3 बार अपना गेट अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी को चेंज करा, और ये जो चेंज है यही शायद इस रैंक इम्प्रूवमेंट में काम आया है। ओके, सो सर व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी इज, जो अब मैं समझता हूँ कि एक फुल प्रूफ्ड स्ट्रैटेजी है, जो मुझे स्टार्टिंग में शायद बताई भी गई थी, पर जैसे ही एग्जाम का वो क्लॉक स्टार्ट होता है ना, आपकी सारी स्ट्रैटेजी चली जाती है और आप एक बार जो फ्लो में आता है ना, तो वो आप उसी में चले जाते हो। तो एक तो उस नर्व को मैनेज करने के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉक इज सॉर्ट ऑफ अ नेट प्रैक्टिस। आपको मेन क्रिकेट मैच से पहले नेट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मॉक आपके लिए वो करता है। आप अपना नर्व होल्ड करते हो और आप जो आपने स्ट्रैटेजी बना रखी है उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हो। और स्ट्रैटेजी जो मेरे हिसाब से होनी चाहिए, आपको उन 3 घंटे को 3 घंटे की तरह नहीं देखना चाहिए। यू शुड बी डिवाइडिंग योर एग्जाम इनटू 2 or 3 पार्ट्स। आप पहला जो आपका फेज है उसमें आपके जितने क्वेश्चन जो आपके श्योर शॉट हैं आप उनको अटेम्प्ट करो। आप क्वेश्चन देखो, अगर आपको हल्का भी डाउट है स्किप इट, आप अगला क्वेश्चन देखो। 2 3 4 क्वेश्चन अगर आप स्किप भी कर रहे हो तो पैनिक मत करो, क्योंकि 5वां आपके जोन में होगा, 6ठा आपके जोन में होगा। ये बिलीफ रहना चाहिए, और इस बिलीफ के साथ एक पूरा पहला जो फ्लेज है एग्ज़ाम का, उसमें आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको श्योर शॉट है। उससे 2 चीज़ें होंगी, आपको एक तो पूरा पेपर देखने को मिल जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि पेपर किस तरफ जा रहा है, हार्ड है, ईजी है, क्योंकि इतना तो पेपर अटेम्प्ट करते करते आ जाता है। तो आपको एक तो क्वेश्चन पेपर के बारे में समझ आ जाएगा, और जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हो तो एक कॉन्फिडेंस आता है, और वो 3 घंटे में अगर आपको एक बार भी वो कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो आपके 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, और वो जो 3-4 क्वेश्चन होते हैं वही रैंक डिसाइड करते हैं। कोई बच्चा 50 नंबर ला रहा है, कोई 60 ला रहा है, कोई 70 ला रहा है, पर अगर देखा जाए तो फ़र्क खाली 3-4 क्वेश्चनों का है। 3-4 2 नंबर के क्वेश्चन एक्स्ट्रा किसी ने अटेम्प्ट कर ली, ही वुड बी थ्रू। तो वो जो 3-4 क्वेश्चन का फ़र्क है वो ऐसे ही आएगा जब आप अपने पेपर को पार्ट्स में डिवाइड कर लो। पहला फेज़ आप जितने क्वेश्चंस आपके आते हैं उनको करेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद दोबारा आपने पेपर देखा, जो जो क्वेश्चंस आपको लगता है आप थोड़ा फाइट मार के अटेम्प्ट कर सकते हो, उनको 5 या 6 मिनट दे के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। हो गया तो दैट इज़ वेल एंड गुड, नहीं हो पाया तो भी देन स्किप टू अदर। तो मेरे ख्याल से आपको फेज़ में करना चाहिए क्वेश्चन पेपर को। तो आप फेज़ में डिवाइड करें, आप स्टार्टिंग में अपना बेस्ट दें, आप देखें कि 35-40 क्वेश्चंस आप एक अटेम्प्ट में कर लें, फिर उसके बाद 10-15 दूसरे अटेम्प्ट में। तो इस हिसाब से आप मैक्सिमम पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे अपने फुल कैपेबिलिटी से। So guys, in the game of cards, if the game is to select ace cards, so अगर पहला कार्ड एस नहीं आता है तो डीमोटिवेट नहीं होना है, दूसरे कार्ड के लिए जाना है। दूसरा कार्ड एस नहीं आता है तो भी डीमोटिवेट नहीं होना है, तीसरे कार्ड के लिए जाना है। क्या पता अगले चारों कार्ड एस कार्ड्स हो, है ना। तो अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आपको अगले की तरफ जाना है, तीसरे, चौथा, पांचवा, और जैसे ही आपके क्वेश्चंस होने लगेंगे एक कॉन्फिडेंस आएगा। और जैसा मैंने बताया गेट एग्जाम में यही कॉन्फिडेंस चाहिए जिससे कि आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो 50 क्वेश्चन से अगर आप 55 क्वेश्चंस करेक्ट क्वेश्चन की जर्नी पे चले जाते हो, सो दैट इज व्हाट डिसाइड्स योर रैंक इन द गेट एग्जाम। सो अमन, कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स रिवीजन को इस तरीके से लेते हैं कि थ्योरी की बार बार वो रिवीजन करते हैं और टेस्ट सीरीज देते रहते हैं, है ना। बट कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इन द PYQs एंड इन द टेस्ट सीरीज वो उस टाइम तो देख लेते हैं बट बाद में भूल जाते हैं, है ना। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कि जितनी थ्योरी की रिवीजन इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चंस की भी रिवीजन करनी चाहिए? बिल्कुल सर, मेरे ख्याल से तो क्वेश्चंस का रिवीजन और ज़्यादा ज़रूरी है। Okay. क्योंकि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, थ्योरी आपसे बस एक एप्लीकेबिलिटी की उस पे है कि क्वेश्चन कुछ नया आता है तो आप उसको अप्लाई कैसे करते हो। बट क्वेश्चंस अगर आपके पास दिमाग में है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं, तो इससे आपका क्वेश्चन करने का स्पीड बढ़ता है और आप ज़्यादा क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हो अपना थ्योरी। तो इसीलिए क्वेश्चंस का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मैंने भी इस बार जो फ़र्क इस 19 से 20 में आया
उसमें एक बहुत मेजर पार्ट क्वेश्चंस के रिवीजन का था। मैं जितने क्वेश्चंस मुझे या तो टेस्ट सीरीज़ में या तो फिर कहीं पे भी किसी क्वेश्चन बैंक में मुझे जितने भी नए क्वेश्चंस मिलते गए, मैं उनको एक फेयर डायरी में नोट करता गया और एग्ज़ाम के टाइम पे मैंने थ्योरी के साथ साथ उन क्वेश्चनों को भी रिवाइज़ किया। तो उससे एक एडेड एडवांटेज आ जाता है आपको, क्योंकि उन 3 घंटों में आप कुछ नए चीज़ नहीं सोच पाते हो, कि इतना एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है। आप एक नया क्वेश्चन देख के आप एक नई थ्योरी नहीं शायद 3-4 मिनट में आप बना पाओगे कि उसको क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। बट अगर कुछ अलग सा क्वेश्चन आपने ऑलरेडी उस तरह का पहले करा हुआ है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो इसलिए क्वेश्चंस का रिवीजन साथ-साथ होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो गाइस, जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि रिवीजन इज इनकम्प्लीट विदाउट रिवाइजिंग द प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड द पीवाईक्यूज। अमन ने भी वही किया, 17 रैंक आई है यार, तुम भी ला सकते हो। ठीक है, तो थ्योरी रिवाइज करनी है, वो इंपॉर्टेंट है, बट पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिवाइज करने और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात और ध्यान रखना है हमें कि जैसे अमन ने बताया, गेट एग्जाम में क्वेश्चंस को सोल्व करना पड़ता है ना। आपके पास कितनी नॉलेज है वो मैटर नहीं करती, बट उस नॉलेज की आप जो एप्लीकेशन करते हो क्वेश्चंस में, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो क्वेश्चन रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अमन, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो अभी कॉलेज में हैं, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, और कॉलेज के साथ साथ गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तुमने भी कॉलेज के साथ साथ गेट की प्रिपरेशन की थी, है ना। सो कॉलेज की रूटीन को मैनेज करते हुए गेट की प्रिपरेशन करना, उसके लिए टाइम निकालना, दोनों चीजें एक साथ कैसे तुमने मैनेज की? तो सर मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी थर्ड ईयर के मिड में, आई सपोज अगस्त में मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी। तो स्टार्टिंग में एक डाउट था कि कॉलेज का टाइम और कोचिंग का टाइम कैसे मैनेज होगा, कहीं इस कोचिंग की वजह से कॉलेज के परफॉर्मेंस पे तो इफेक्ट नहीं आएगा। बट इवेंचुअली क्या रिजल्ट आया कि 5th सेमेस्टर के एंड में जो मेरे मार्क्स थे, वो सब्सिक्वेंटली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर से काफ़ी ज़्यादा थे। मैंने कभी 72-73% ज़्यादा स्कोर नहीं किया था, और 5th सेमेस्टर में जो मेरा रिजल्ट आया था एकदम से 82% आया। तो ये जो सडन फ़र्क आया, ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि जो आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो आप टाइम का तो थोड़ा इशू है जो आप मैनेज करना आपको पड़ेगा, बट इवेंचुअली जो आपको वहाँ से गेन होगा, जो आपको टेक्निकल नॉलेज मिलेगी वहाँ से, उसकी एप्लीकेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, आप उसको कॉलेज के एग्ज़ाम्स में भी आपको फ़ायदा आएगा, आपको अल्टीमेटली गेट के प्रिपरेशन में भी उसका फ़ायदा आएगा। तो जो एक ओवरऑल गेन है वो बहुत ज़्यादा है लॉस से। जो टाइम का थोड़ा इशू है वो आपको मैनेज आप अगर अच्छे से कर लें, तो ये एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज है कोचिंग का। सो गाइस, जैसा कि आपने सुना कि कोचिंग ऑफ द गेट एग्जाम इज नॉट डिफरेंट देन द कॉलेज एग्जाम। डिफरेंट नहीं है, वही है यार। वही सब्जेक्ट्स आप कोचिंग में पढ़ते हो, वही सब्जेक्ट्स आप कॉलेज में पढ़ते हो। अब उन्हीं चीज़ों को आप अच्छे से अगर किसी जगह पढ़ते हो, तो वो आपको अपने कॉलेज एग्जाम्स में भी बेनिफिट देता है। और यहाँ पर मैं बच्चों का एक डाउट और क्लियर करना चाहता हूँ कि जब कैंपस की तैयारी कर बच्चे करते हैं फोर्थ ईयर में, तो वहाँ कैंपस में भी आपसे यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर उन्हें टेक्निकल इंटरव्यू आपका लेना है, तो टेक्निकल में वही सब क्वेश्चंस होंगे जो आपने कोचिंग के टाइम पे प्रिपेयर किए होंगे। और अगर आपको रिटर्न क्लियर करना है, एप्टी का एग्जाम आने वाला है, तो गेट में एप्टी भी होता है। तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ओवरऑल कैंपस के इंटरव्यू की, कैंपस एग्जाम के रिटर्न की भी प्रिपरेशन आपके साथ साथ हो रही है। सो दिस हेल्प्स यू इन गेनिंग गुड मार्क्स इन द सेमेस्टर एग्जाम्स एज वेल एज गुड चांस ऑफ सिलेक्शन इन द कैंपस प्लेसमेंट्स। और गाइस, गेट में तो फिर अच्छा रैंक आने के चांसेस है ही। सो एक नहीं, कई सारे बेनिफिट्स है, बट ऑब्वियसली टाइम आपको देना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। 1 घंटा कम सो जाओ, है ना, 1 घंटा कम बाहर घूम लो। अगर वही 1 घंटा पढ़ाई पे दे दोगे तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, है ना। टाइम तो इतना ही 24 घंटे ही है आपके पास, उसको आप कैसे कैसे कहाँ से कट पेस्ट करोगे वो आपके ऊपर है। एग्जैक्टली। सो अमन, कई बार बच्चे ना, कई सारे बच्चे हैं हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम गेट दे रहे हैं। कई सारे व्यूअर्स है ना, जो फर्स्ट टाइम, या तो वो फोर्थ ईयर में है फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, या फिर वो थर्ड ईयर में है फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। तो जो फर्स्ट टाइम गेट देने होता है ना, उन्हें एक बड़ा फियर होता है, करेक्ट। है ना, सेंटर में जाना, है ना, वो नया एक्सपीरियंस। तो तुमने भी जब गेट फर्स्ट टाइम दिया था, 612 तुम्हारा रैंक था। तो फर्स्ट टाइमर्स के लिए, बिकॉज अब तुम एक्सपीरियंसड हो, तो फर्स्ट टाइमर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए गेट एग्जाम देने की? तो सर, स्टार्टिंग अगर हम प्रिपरेशन से बात करें, तो एक जनरल जो नोशन है वो ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइमर है, तो आपके पास पूरा सिलेबस नया है आपके लिए। आप एग्ज़ाम दोगे तो वो जो पहला अटैम्प्ट है वो आपके लिए नया है।
तो बहुत चीज़ें आपको एकदम से ऑल ऑफ अ सडन एक्सपीरियंस करने को मिल सकती हैं, तो आपको चीज़ें इन एडवांस करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए जो प्रिपरेशन है वो शायद से अगर आप नवंबर एंड तक ख़त्म कर लें तो वो बहुत अच्छा एक है आपके लिए स्ट्रैटेजी कि आप अक्टूबर एंड तक आप कोशिश करें कि आप अपना पूरा सिलेबस ख़त्म करें। नवंबर से आप फुल फ्लेज रिवीजन और मॉक टेस्ट को दें, क्योंकि आपके साथ जो बाकी लोग बैठेंगे, जो लोग 1 या 2 बार गेट दे चुके हैं, उनको एक एडेड एडवांटेज है क्योंकि उनको समझ है कि एग्ज़ाम का प्रेशर क्या है, एग्ज़ाम में चीज़ें किस तरह से पूछी जाती हैं। आपको ये सारी चीज़ें एकदम नई हैं, तो आपको इन एडवांस चलना पड़ेगा उन लोगों से। तो आपको सिलेबस जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, आपको रिवीजन में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा देने पड़ेंगे, आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हर चीज़ डबल है और टाइम उतना ही है। तो इसलिए नवंबर के स्टार्टिंग तक ही आप ख़त्म कर लें अपना सिलेबस। नवंबर दिसंबर आप अपना रिवीजन और मॉक टेस्ट शुरू कर दें। क्वेश्चंस का रिवीजन करें, थ्योरी का रिवीजन करें, जो आप मॉक दे रहे हैं उसका भी रिवीजन करें, और धीरे धीरे मॉक टेस्ट देते देते आपको खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि उन 3 घंटे को आपके मैनेज कैसे करना है। बस। ग्रेट। सो गाइस, जैसे कि आप पीवाईक्यू सोल्व करते हो, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस देते हो, गेट एग्जाम इज नॉट डिफरेंट देन दैट। वही सारे क्वेश्चंस है जो गेट में भी आने वाले हैं, वही सारे क्वेश्चंस है जो कि टेस्ट सीरीज में भी आए हैं। सो अगर आपने अपना सिलेबस फिनिश कर लिया है, रिवीजन अच्छी चल रही है और मॉक टेस्ट दे रहे हो, सो देर इज नो वे, मतलब कोई डरने वाली नीड नहीं है। आप फर्स्ट टाइमर में भी होने के बाद भी आप टॉप 10 में रैंक ला सकते हो। इट्स जस्ट दैट कि आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू द अदर स्टूडेंट्स जो कि ड्रॉपर्स है, जिनके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है। एफर्ट थोड़ा ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है कि आप compete नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर हम थोड़े स्टैटिक्स की यहाँ पर बात करें तो टॉप 100 में ऑलमोस्ट 40 to 50% वही बच्चे होते हैं जो कि करंट 4th ईयर में रहकर प्रिपरेशन करके गेट का एग्जाम देते हैं, है ना। और बाकी के फिर जो बच्चे हैं वो रेस्ट 50% में, तो देर इज ए गुड चांस। बट येस, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। सो दैट इज द पॉइंट। ओके, तो अमन मुझे बताइए कि गेट में आपका जैसे डबल डिजिट रैंक आया है अभी, पहले आपका ट्रिपल डिजिट रैंक था, सो कितना ज़रूरी है गेट में डबल डिजिट रैंक का होना? ये सर फिर अगेन डिपेंड करता है कि आप गेट क्यों दे रहे हैं। कुछ लोग देना चाहते हैं कि उनको डायरेक्ट पीएसयू की जॉब चाहिए, उनका अल्टीमेट गोल वही है। उसके लिए अगर आप एक 2 डिजिट रैंक में हो तो आप एक सेफ साइड पे हो, क्योंकि मैक्सिमम जो वेटेज है गेट स्कोर पर ही है। 80-85% वेटेज मैक्सिमम जगहों पर है गेट स्कोर को ही। तो इसलिए अगर आपके पास अच्छी रैंक है तो आपके पास एक एडेड एडवांटेज है बाकियों से। तो आप एक ऑन अ सेफर साइड हो अगर आपके पास डबल डिजिट। अगर आपके पास नहीं भी आ पाई है डबल डिजिट, आपने मेहनत करी और बाय एनी चांस आफ्टर ऑल इट इज़ व्हाट इट गेट्स, एग्ज़ाम के बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो जो रैंक आपके पास ट्रिपल डिजिट में भी है, उसके बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम ये समझते हैं कि अरे ये रैंक नहीं आया तो अब क्या करेंगे, बट ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आप एमटेक में जाओ, आप एमटेक के थ्रू आप 2 साल बाद प्लेसमेंट्स ले सकते हो। आईआईटीज़ एनआईटीज़ में प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं एमटेक में भी, तो आप उसके थ्रू एक अच्छा करियर बना सकते हो। नहीं तो आप दोबारा ड्रॉप करके भी दे सकते हो। तो ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। भले ही आपकी 3 डिजिट रैंक हो तो भी आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए भी एनरोल कर सकते हो, जैसे मैंने करा। तो ऑप्शंस हैं, बट हाँ, अगर आपको प्रॉपर पीएसयूज़ का ही अल्टीमेट गोल है तो 2 डिजिट रैंक लाना इज बीइंग ऑन अ सेफर साइड। ओके, सो गाइस, सेकंड डिजिट रैंक, 2 डिजिट रैंक लाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और अगर ये होता है तो देर द स्टूडेंट इज ऑन द सेफर साइड, एक सेफ साइड पे रहता है। मतलब आपको फिर चाहे पीएसयू जाना हो, आपको आईआईटी में मास्टर्स करने जाना हो, या फिर आपको कोई लैब ज्वाइन करनी हो एज ए जेआरएफ, कुछ भी आप करना चाहो, यू हैव दी ऑप्शंस, है ना। और फेसबुक पे स्टेटस डालने में भी अच्छा लगता है ना, कि गॉट सिलेक्टेड इन दिस 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 दिस, नाउ कंफ्यूज्ड वेयर टू गो, है ना। तो वो भी एक अच्छी फीलिंग है। तो वो फीलिंग जीने के लिए देखो सेकंड डिजिट रैंक तो लाना पड़ेगा, और सेकंड डिजिट रैंक लाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। सो सेकंड डिजिट रैंक लाने से सेफर ऑप्शन। बट अगर थर्ड डिजिट रैंक भी आता है तो जैसे अमन ने बताया कि डरना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना, बहुत सारे रास्ते हैं। आपने मेहनत तो की है, रैंक तो लाए हो आप। अब कौन कौन से रास्ते हैं, कैसे कैसे चलना है, तो उनके लिए भी हम यहाँ पे सेशंस रखते हैं। मेरे काफ़ी काउंसलिंग सेशंस होते हैं गेट एग्जाम के बाद, क्या चूज करना है, क्या चूज नहीं करना है, एट व्हाट रैंक आप कहाँ जा सकते हो। तो आप उनको भी अटेंड करके अपने करियर को एक राइट पाथ की तरफ ले जा सकते हो।
ग्रेट। सो अमन, अभी आप CPRI के अंदर काम कर रहे हो एज हाँ एन सर। इंजीनियरिंग ऑफिसर। करेक्ट। अब बहुत से बच्चे जो है उन्हें PSUs का तो पता है, बट ये CPRI क्या है, इंजीनियरिंग ऑफिसर की क्या प्रोफाइल होती है, ये काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बिल्कुल नया वर्क प्रोफाइल है। करेक्ट। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए कि किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है और क्या वर्क प्रोफाइल है। यस। तो अभी मैं पोस्टेड हूँ STDS में, स्विच गेयर टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट स्टेशन में, CPRI में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है एज एन इंजीनियरिंग ऑफिसर। तो जो मेरा प्रोफाइल है वो है सुपरविजन ऑफ ऑयल टेस्टिंग। ट्रांसफार्मर जितने भी इंस्टॉल होते हैं ऑल ओवर इंडिया, इनकी टेस्टिंग जो है गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होती है। वंस दे आर थ्रू विद दीज टेस्टिंग, अप्रूव होने के बाद ही दे गेट इंस्टॉल्ड। तो इसमें एक सेक्शन है ट्रांसफार्मर के ऑयल का टेस्टिंग। वो टेस्टिंग में हम लोगों को का प्रोफाइल है कि व्हाट वी डू इज़ वी कंडक्ट दोज टेस्ट इन अ लैब, और उस टेस्ट का सुपरविजन मेरे अंडर है कि वो टेस्ट ठीक से कंडक्ट हो रहे हैं। उन टेस्ट के जो इक्विपमेंट्स हैं उनका कैलिब्रेशन टाइम टू टाइम ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल का सारा काम देखना, एंड अल्टीमेटली टेस्ट के बाद डिसाइड करना कि वो जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो टेस्ट को पास करा है, फेल करा है, इंस्टॉल होने के लिए अब सही है या फिर उसमें और रीजनरेशन की ज़रूरत है। सो ये सारा प्रोफाइल एक इंजीनियरिंग ऑफिसर के अंडर आता है। तो दिस इज़ व्हाट आई डू इन मतलब CPRI। आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप जॉब में भी रिसर्च वाला ही काम कर रहे हो कहीं ना कहीं। इसलिए क्योंकि ये मेरा ओरिएंटेशन रिसर्च का हमेशा से था, इसलिए जो मैंने जॉब चूज़ करा वो भी कहीं ना कहीं ऐसा ही था जिसमें रिसर्च का काम आएगा। तो गेट के बाद जब आपका रैंक आता है तो सिर्फ PSU ही ऑप्शन नहीं है जॉब के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कई सारे सेक्टर्स है जो कि केमिकल इंजीनियर्स को हायर करते हैं, जैसे कि CPRI के अंदर अमन काम कर रहा है अभी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS है यस। जहाँ पे काम होता है, और इसके अलावा बार्क को तो आप जानते ही हो, DRDO को आप जानते ही हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट भी कई सारी सेंट्रल गवर्नमेंट फर्म्स है जो कि केमिकल इंजीनियर्स को लेती है। ठीक है, तो नॉट ओनली PSU गाइस, अगर आप रैंक लेकर आते हो सो देर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। सो अमन, आप अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हो एंड हाँ सर। गेटिंग ए रैंक ऑफ 17 आप आराम से PSU में भी जा सकते थे। बिल्कुल। जहाँ तक मैं ONGC की बात करूँ तो ONGC में जाना इस रैंक पे तो काफ़ी आसान है, बट स्टिल आपने एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन किया। हम जानते हैं कि आपका इंटरेस्ट रिसर्च में है और ये एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर था यहाँ पे जाने के लिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सेंट्रल गवर्नमेंट और PSUs में अगर हम डिफरेंस देखें, सो आपको क्या लगता है कि विच वन इज बेटर अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव? सो व्हाट आई बिलीव इज कि यहाँ पे अगेन प्रेफरेंस आता है कि आप अपनी लाइफ से क्या प्रेफरेंस चाहते हो। कुछ कुछ एडवांटेजेस PSU में भी हैं जो कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं है, कुछ कुछ यहाँ हैं जो प्रोज, वो वहाँ पे कौन से कुछ। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पे कोई शिफ्ट जॉब्स नहीं है, आपको एक प्रॉपर डेस्क जॉब करने को मिलती है जो कि मैक्सिमम PSUs में नहीं मिलेगी। वो प्लांट बेस्ड जॉब्स हैं, आपको शिफ्ट्स में काम करना पड़ता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस कभी कभी थोड़ा डिसबैलेंस हो सकता है। मैंने कुछ लोगों को ये भी देखते सुना है कि हाँ थोड़े हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं क्योंकि बहुत जल्दी आप एकदम से एक अलग लाइफ में अडाप्ट कभी कभी नहीं भी कर पाते हैं। तो एक कि जो शिफ्ट जॉब्स और एक रेगुलर डेस्क जॉब्स के बीच में आप चूज़ करने को अगर मिले तो यहाँ पे एक एडवांटेज सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स को मिलता है। और जो एक एडवांटेज जो आजकल के सिनेरियो में देखा जा रहा है वो है प्राइवेटाइजेशन का। तो इस चीज़ से सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स एकदम सेफ हैं क्योंकि उस पर ये चीज़ों का डर नहीं है कि आज प्राइवेटाइजेशन का कहीं इशू ना आ जाए। तो ये चीज़ एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। एक और जो मुझे लगता है वो है पोस्टिंग्स का। हम लोग जॉब ज्वाइन करने के बाद कुछ कुछ चीज़ें रियलाइज़ करते हैं कि हाँ जहाँ हम जॉब कर रहे हैं वहाँ पे हमारी लाइफ कैसी होगी। अगर ये सिटी पोस्टिंग मिलती है आपको तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हो। कल को आप अगर अपनी फैमिलीज़ भी इस्टेब्लिश करना चाहोगे वहाँ पे, तो अगर आप एक मेट्रोपॉलिटन में रह रहे हो या फिर एक इस्टेब्लिश सिटी में रह रहे हो तो आपको आपकी फैमिलीज़ के लिए बहुत कुछ चीज़ें करने को मिलती हैं। बट कभी कभी PSUs की पोस्टिंग्स थोड़ी रिमोट लोकेशन पे मिल जाती है, तो लाइफ मैनेज करने में थोड़ा इशू आता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में नहीं इशू है वो ऐसा। तो ये कुछ डिफरेंसेस मेरे हिसाब से हैं। तो गैस डिफरेंसेस तो है, जैसे कि आपने सुना अभी आपने मन से, डिफरेंसेस तो है, बट अगेन ये आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, काफ़ी बेनिफिट्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, बट कुछ पक्ष है जो नहीं मिलते जो कि PSU में मिलते हैं, है ना। सो जब आपका रैंक आए प्रॉपर आप पहले काउंसलिंग करो अपने गाइड से
मुझसे कर सकते हो, अपने किसी मेंटोर से कर सकते हो। गाइडेंस लो और काउंसलिंग करने के बाद ही अपनी लाइफ का एक राइट डिसीजन आप चूज करो, ठीक है। सो अमन, मुझे बताइए कि हर इंसान का कोई ना कोई रोल मॉडल जरूर होता है जिससे वो इंस्पिरेशन लेता है आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ में, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए एक इंस्पिरेशन लेता है। सो आपकी लाइफ में आपका रोल मॉडल कौन था? सर अगर मैं अपना बात करूं तो एपीजे अब्दुल कलाम सर ने मुझे हमेशा से इंस्पायर किया। उनके बारे में पढ़ना मैंने कुछ 3-4 साल पहले ही मैंने उनके बारे में अच्छे से पढ़ाई करी कि एपीजे सर की लाइफ क्या थी। तो उसके बाद मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है उनसे, उनकी लाइफ को देख के। मैं उन एपीजे सर भी डीआरडीओ में बहुत टाइम तक काम करे थे बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट। तो उनकी लाइफ को जब मैं देखता हूँ कि उन्होंने शायद अपने पूरे जॉब करियर में गिनती के 20-25 छुट्टियां ली थी। उसमें से एक तब थी व्हेन हिज फादर डाइड और एक तब व्हेन हिज मदर डाइड। उसके अलावा शायद ही उन्होंने कभी जॉब से ऑफ लिया। तो ये जो डेडिकेशन एक इंसान को आता है वो तभी आ सकता है व्हेन ही लव्स व्हाट ही इज डूइंग। अगर आप एक जॉब ज्वाइन कर लेते हैं बट आपको उसमें मन नहीं लग रहा है तो आप उसमें 100% कभी नहीं दे पाएंगे। तो अपने आप ये पहले ही चूज करना और एक वाइज डिसीजन लेना कि मैं वो काम करूं जो मुझे सच में अच्छा लग रहा है। बीट इन्हीं कॉन्स जो उसमें आते हैं, आपको उसमें पे कम मिल रहा है, आपको रिमोट लोकेशंस में काम करने को मिल रहा है, कुछ भी उसमें खामियां हो सकती हैं, बट इफ़ यू आर लविंग व्हाट यू डूइंग आप कभी भी उससे डिससेटिस्फाइड नहीं होगे। तो इस चीज़ को देख के मुझे सर बहुत इंस्पायर करते थे और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी वैसे ही अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर पाऊँ। ग्रेट। सो गाइस, रोल मॉडल होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज रोल मॉडल इज समवन हु विल इंस्पायर यू। एंड मोटिवेटेड होने से ज़्यादा इंस्पायर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू आर इंस्पायर्ड फ्रॉम समवन ना, तो वो चीज़ हमेशा बनी रहती है। मोटिवेशन की शेल लाइफ तो शायद बहुत कम होती है, बट इंस्पिरेशन की शेल लाइफ लॉन्ग हो सकती है। इससे मुझे एक बात भी, एक कोटेशन याद आया कि एवरी डेड बॉडी फाउंड ऑन माउंट एवरेस्ट वाज वंस अ मोटिवेटेड गाय, सो इट इज बेटर टू काम एंड डिसाइड वाइजली। ग्रेट ग्रेट। सो गाइस, आप भी किसी ना किसी रोल मॉडल को ज़रूर फॉलो करो, गेट इंस्पायर्ड एंड डू समथिंग इन योर लाइफ फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द सोसाइटी। सो अमन, यू आर नाउ इन इंजीनियरिंग ऑफिसर इन CPRI, PhD भी चल रही है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, है ना। तो व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि इन सब के अलावा अमन कौन है। ये तो चलो करियर की बातें हो गई, सब हो गया, है ना, बट इसके अलावा कौन सी हैबिट्स है, एक्टिविटीज है जो अमन को अच्छी लगती है? हु इज अमन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस? स्कूल टाइम से ही मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमेशा से इंडल्ज रहा था। म्यूज़िक मुझे हमेशा से इंटरेस्ट करता है, इंस्ट्रूमेंट्स मुझे अच्छे लगते हैं बजाना, प्ले करना। उसके अलावा स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट काफ़ी टाइम से रहा है। वॉलीबॉल और बैडमिंटन मैंने अच्छे से परस्यू भी किया है कॉलेज लेवल पे। तो आई बिलीव कि अपने करियर के अलावा आपको जो इंटरेस्ट है अपार्ट फ्रॉम योर करियर, उनको परस्यू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत अच्छा एस्केप है, स्ट्रेस एस्केप है। आप जॉब में होगे या फिर आप कुछ भी करोगे, स्ट्रेस आएगा लाइफ में। तो ये जो स्ट्रेस से आप एक अपने आप को हटा के आप वो चीज़ें करो कुछ टाइम के लिए जो आपको सच में अच्छी लगती हैं, दिस वुड बी अ वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर। तो इस वजह से आई बिलीव कि इंटरेस्ट को अपने साथ रखिए, उनको चाइल्डहुड में मत छोड़ दीजिए, उनको आप कैरी करिए टिल यू आर देयर। सो बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर पढ़ते पढ़ते सेचुरेट हो जाते हैं, क्या करें, कहाँ जाए। तो अमन ने बताया कि जो भी आपका इंटरेस्ट है उसको फॉलो करो, उसको रोको मत। दे आर वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर्स। वो म्यूजिक हो सकता है, वो स्पोर्ट्स हो सकता है, दे कैन बी समथिंग एल्स। सो जब भी आपको लगने लगे कि सेचुरेशन हो गया है, टेक ए ब्रेक एंड डू समथिंग दैट यू लाइक, एंड अल्टीमेटली यू विल फील रिलैक्स्ड एंड रिफ्रेश्ड एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग अगेन। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो तब भी हो सकता है, आप जॉब कर रहे हो तब भी हो सकता है। तो उन चीज़ों को छोड़ो मत, उनको आगे बढ़ाए रखो, फॉलो करते रहो, और ये चीज़ आपको भी अपनी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और गेट में अच्छा रैंक लाने के लिए मोटिवेट भी करेगी। सो अमन, जैसे आपने बताया कि यू फॉलो द ग्रेट APJ अब्दुल कलाम, तो उनकी काफ़ी बुक्स है ना। जैसे मैंने तो एक ही सुनी है, विंग्स ऑफ फायर, है ना, आपने तो पढ़ी होगी। तो इसके अलावा भी कोई बुक है जो आपने इनकी पढ़ी है? एपीजे सर की मैंने भी विंग्स ऑफ फायर ही पढ़ी है काफ़ी टाइम से। मैं टाइम टू टाइम मेरा चेंज बुक्स की तरफ होते गया है। आजकल मैं फिक्शन की तरफ ज़्यादा इंडल्ज हूँ, तो एपीजे सर की बुक्स अभी थोड़ी कम पढ़ पा रहा हूँ। विंग्स ऑफ फायर जो स्टार्टिंग में पढ़ी थी वही थी।
तो अभी फिक्शनल डैन ब्राउन हो गए, मार्क मैनसन हो गए, इनकी बुक्स ज़्यादा मैं आजकल पढ़ रहा हूँ। बट हाँ, मैं जैसे ही मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा मैं वापस 1-2 बुक्स उनकी पढ़ना चाहूँगा। ग्रेट। सो बुक्स पढ़ने का भी शौक है, म्यूज़िक का भी शौक है, स्पोर्ट्स में भी अच्छे है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर में भी जॉब कर रहे हैं, गेट में भी 17 रैंक है। अब कहाँ मत चांद पे जाने का इरादा आपका या क्या? ये मतलब आगे और भी कोई माइलस्टोन सोचा आपने मेरी लाइफ में कि मुझे मंगल पे भी जाना है सबसे पहले इंसान बनना? मेरे हिसाब से आपको कभी लाइफ में अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए। आप एक चीज़ कर लो, देन लुक फॉर समथिंग एल्स, वो चीज़ भी मिल के देन लुक फॉर समथिंग एल्स। इम्प्रूवमेंट आपको तभी आएगी जब आप अपने गोल्स को स्टैटिक के जगह पे डायनामिक बनाओगे। आप डायनामिक करो अपनी लाइफ को, आप चीज़ें आगे, तभी आप खुद को भी ग्रो कर पाओगे। तो इसलिए कभी भी एक चीज़ पे सेटल नहीं होना है, लिमिट नहीं करना है अपने आप को। यू ऑलवेज हैव टू पुश योरसेल्फ फर्दर। ये मैं बिलीव करता हूँ। Guys, whatever is your attitude in one phase of life, the same is your attitude in all the phases of life. ऐसा नहीं हो सकता कि आप लाइफ के एक फेज में फेलियर हो और दूसरे फेज में सक्सेसफुल पर्सन हो। यू हैव टू बी समथिंग सक्सेसफुल एट एवरी फेज ऑफ लाइफ। तो जैसे अमन ने बताया कि वो हर चीज़ें कर रहा है, पैशन है उसका, इंटरेस्ट है, हर चीज़ में अच्छा है, तो आप देख सकते हो करियर में भी अच्छा है ना। सो जो भी करो आप अपनी लाइफ में 100% एटीट्यूड के साथ करो, पैशन दे के करो, एनर्जी दे के करो, और हर चीज में ट्राई करो कि सक्सेस करना है। बिकॉज जब आप सक्सेसफुल होने की हैबिट डाल लेते हो ना, तो फिर आप लाइफ के हर फेज में सक्सेसफुल होते जाते हो। और आपने देखा होगा बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है जहां पर हम जब बात करते हैं कैंडिडेट से, तो जैसे मन ने बताया इस तरह काफी सारे कैंडिडेट्स है जो कि लाइफ के डिफरेंट फेजेस में अच्छा कर रहे हैं। नॉट जस्ट इन करियर बट इन मैनी फेजेस दे आर डूइंग ग्रेट। सो यही मेरा मैसेज है आप लोगों को कि अपना एक एटीट्यूड बनाओ। कैसा एटीट्यूड? परफॉर्म करने का एटीट्यूड, कि जो भी काम आप कर रहे हो पूरी एनर्जी के साथ करो और ट्राई करो, उसमें सक्सेस करना ही है। बिकॉज वट एवर इज योर एटीट्यूड इन वन फेज ऑफ लाइफ, द सेम विल बी योर एटीट्यूड इन ऑल द फेजेस ऑफ लाइफ। सो अमन, बहुत अच्छी, मतलब अमेजिंग इंस्पायरिंग जर्नी थी आपकी गेट के लिए, और आई होप कि हमारे जो स्टूडेंट्स है, व्यूअर्स है, उनको काफ़ी कुछ इससे गाइडेंस मिली होगी, मोटिवेशन मिली होगी, रिसर्च के बारे में पता लगा, उन्हें स्कीम्स के बारे में पता लगा, पीएसयूज और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंस के बारे में पता लगा, सीपीआरआई के बारे में पता लगा, क्वालिटी में भी हम काम करते हैं उसके बारे में पता लगा। एनी लास्ट मैसेज टू द फ्यूचर एस्पिरेंट्स फॉर द गेट, अमन? मेरे हिसाब से कुछ आप प्रिपेयर करो, आप अपना 100% दो। आप ये मत सोचो कि रैंक अभी ये नहीं आएगी तो फिर क्या करेंगे, और अगर रैंक आ गई तो क्या करेंगे, कितनी रैंक आनी है, कितनी रैंक नहीं आनी है। अगर आप अपना 100% देते रहोगे तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। भले ही आपको वो गेट में ना मिले, बट अल्टीमेटली आपको लाइफ में जो मिलना है वो मिलेगा। कभी कभी चीज़ें थोड़ी एक्सेलरेट हो जाती हैं, कभी कभी डिसेलरेट हो जाती हैं, आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। इसलिए अपने आप पे बिलीफ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हार्डवर्क करते रहोगे तो अल्टीमेटली यू विल अचीव व्हाट यू आर गोना अचीव इन योर लाइफ। बस थोड़ा पेशेंस अपने पास रखना है और हार्डवर्क टाइम टू टाइम करते रहना है, कंसिस्टेंट रखना है अपने आप को हार्डवर्क में। So guys, never give up. Just attempt again and again, and ultimately you will succeed. तो जैसे अमन ने सक्सेस पाई, अपने करियर में अच्छा किया, अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, बीइंग दी ओनली सन, अपने फैमिली के लिए इतना कुछ आज वो अचीव कर रहा है, एंड बीइंग ए प्राउड सन, तो आप भी अपनी फैमिली को प्राउड करवा सकते हो। जस्ट नेवर गिव अप, एंड ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू अमन फॉर सच एन अमेजिंग जर्नी शेयरिंग। सो थैंक यू गाइस, मैं आपसे फिर मिलता हूँ।